हेलो एवरीवन। मैं आज शुरू करन जा रही हूँ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी DECE3 ਦੀ ਗਾਈਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ 2017 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था शाला पूर्व शिक्षा में भारतीय मूल के किन्हीं दो शिक्षावादियों के योगदान का वर्णन कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्न नंबर 12 और 13 जो मैंने आपको गाइड दिखाई है, इसी गाइड में आपको 5 डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं क्योंकि DEC3 की आपको 5 बुक्स मिली है। इस मीन के 5 हिस्सों में इन क्वेश्चंस को अध्यायों को बांटा हुआ उन्होंने। एक एक अध्याय में 30, 22, 25 इस तरह क्वेश्चन है जो कि आपकी एक बुक को कवर करते हैं जो आपको आपके सेंटर से मिली हुई हैं। तो इसी में से आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे ही बन के आते हैं। ये जो 13 नंबर पे इन्होंने बताया है, प्रश्न नंबर 12 और 13 पे, इस बुक आप पेज नंबर 22 पे जब देखेंगे आपको 12 और 13 वहाँ पे है। पर एक बात मैं बता दूँ, वहाँ पे जो है वहाँ पे संगठनों के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पे है कि भारतीय मूल के किन्हीं दो शिक्षावादियों के योगदान, इसलिए वहाँ पे संगठन भी हैं और एक शिक्षावादी का योगदान भी बताया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि वहाँ पे क्या पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है 4-5 बार पूछा गया है। 17, 18, 19 के अगर हम 3 साल के पेपर देखें तो ये 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 21 और 22 पे, वो है इस तरह से। ये है पेज नंबर 22 का और इसमें आपको क्या बताया गया, उन्होंने बाल कल्याण और विकास के क्षेत्र में कार्यरत कुछ सरकारी संगठनों की सूची बनाई तथा उनकी भूमिका का चर्चा कीजिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है सरकारी संगठनों और वहाँ पे क्या था, सरकार जो जिन्होंने इसके रिलेटेड दिए हैं। पर हमें ये क्वेश्चन 3-4 बार इस संगठन के ऊपर ही आया हुआ, तो हम संगठन के रिलेटेड ही करेंगे। लेकिन इससे पहले जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी एक लेडीज़ हैं अनुताई बाग, उन्होंने अपने जीवन काल के बारे में बताया, जिन्होंने सबसे पहले शिक्षण केंद्रों में अपना योगदान डाला। उन्होंने अपनी शिक्षा में मराठी भाषा में कई पुस्तकें भी लिखी। नूतन बाल शिक्षण संघ की वे पत्रिका भी हैं रही। शिक्षण पत्रिका और महिला के लिए जर्नल सावित्री के नाम की जो है बुक, उसकी संपादिका भी रही। और 1972 में इनको आइडियल टीचर का अवार्ड भी मिला हुआ है। और 1974 में राज्य सरकार ने उन्हें दलित मित्र की उपाधि भी प्रदान की है। और 1978 में इनको FIE फाउंडेशन ऑफ इच्छल कारांजी के नाम से भी एक शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अवार्ड दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन लेडीज़ जो हैं, इन्होंने चाइल्ड के ऊपर जो बेस पे एजुकेशन है या उसके रिलेटेड कि क्या करना चाहिए, क्या उद्देश्य, क्या और हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने बहुत योगदान है। उन्होंने शालापूर्व शिक्षा की कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाने में सक्रिय रूप से योगदान भी किया। शालापूर्व उम्र के बच्चों के साथ कार्यरत अध्यापिका को नई विधियाँ भी सुझाई। सिर्फ इन्होंने बच्चों के बारे में नहीं कहा, इन्होंने बल्कि टीचर्स को भी कुछ मेथड बताए कि आप कैसे बच्चों को कौन सी सिस्टम से पढ़ा सकते हैं कि बच्चों पे अच्छा प्रभाव डले। इन्होंने टीचर्स को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। और उसके बाद अब ये संगठन शुरू होते हैं। संगठन जैसे कि पहला है NCERT, जिसको हम सभी जानते हैं कि NCERT क्या काम करता है और इसका क्या रोल है, इसके क्या उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन ये सबसे पहले आया कब था, 1961 में ये NCERT का गठन हुआ था। और इसका कार्य क्षेत्र विद्यालय शिक्षा से लेकर विद्यालय शिक्षा तक के प्रत्येक स्तर की शिक्षा के प्रसार, मीन्स उसकी डेवलपमेंट और उसके कैसे उसको और हम इलेबोरेट कर सकते हैं दिशा में प्रारंभ किया गया। इसकी स्थापना दिल्ली में की गई, तो हमें इसके बारे में काफ़ी कुछ है पता। इन्होंने अपने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली
और भी कई मतलब इन्होंने अपने साथ रिलेटेड कई और भी ऑर्गेनाइजेशन खोली, जैसे कि CIET, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। इस प्रकार इनकी जो उद्देश्य क्या थे, इस NCERT के उद्देश्य थे विद्यालयी शिक्षा में सुधार की और स्कूल्स में शिक्षा में इम्प्रूवमेंट की जाए। वो कौन से मेथड होंगे वो हर साल हर सिस्टम में बदलते रहते हैं। शिक्षक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार मीन टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में हो सुधार, मीन्स क्वालिटी सुधार हो। विभिन्न शैक्षिक शाखाओं में अनुसंधान कार्य करना, अनुसंधान कार्य में सहायता करना, अनुसंधान कार्य का समन्वय करना। शिक्षण की उच्च तकनीकों एवं नवानुक्रियों को प्रोत्साहित करना, मीन्स न्यू एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी आप कोई तकनीक यूज़ करते हैं उसको ये आने को लिए प्रेरित करते हैं। शैक्षणिक सूचनाओं को संकलन करना एवं संपादन करना, मीन्स नई एजुकेशन से रिलेटेड सूचनाएं भी देते हैं। शैक्षणिक पुनर्निर्माण के कार्य में संलग्न संस्थाओं के लिए प्रसार सेवाओं का आयोजन करना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD जो अपना है, उसके कल्याण मंत्रालय की स्कूल स्तरीय शैक्षिक नीतियों के निर्धारण, मीन्स जो स्कूल्स के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं MHRD के थ्रू, उनके लिए भी इन ही सहयोग या परामर्श देता है। पाठ्यक्रम एवं पाठ्य चर्चाओं का निर्माण है सुधार करना कि कौन से पाठ होंगे, क्या उनका सीक्वेंस रखा जाएगा, उसका भी यही सुधार करता है। कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तक भी तैयार करना NCERT का ही है। मीन्स इसके बारे में हमें काफ़ी कुछ पता है क्योंकि हम पहले भी अपनी ETT BEd की बुक्स में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है अपने पास नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट्स। ये क्या करती हैं संस्थाएं? बाल विकास कार्यों को योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन में सहायता करती हैं। और इनका संस्थानों का मुख्य काम क्या है, कार्य क्या है? इन संस्थाओं द्वारा बाल विकास में संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनेकों प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिविन्यास पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम रिलेटेड टू द एजुकेशन। नेक्स्ट है इस संस्थान का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि यह देश के उन सर्वसेवी संगठनों मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है हेल्प के लिए आती हैं बच्चों के, उनसे संपर्क बनाए रखता है। थर्ड है निपसेट इन स्वयंसेवी संगठनों के कर्मचारियों के लिए अनेकों परीक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, मीन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन करता है। उसके बाद इसके अतिरिक्त नेपसेट द्वारा बाल विकास के संबंधी कई मुद्दों पर अनुसंधान मूल्यांकन अध्ययन भी करता है, मीन इवैल्यूएशन भी करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सक्सेसफुल हैं कि नहीं हैं। नेक्स्ट है कि हमारे देश में ऐसे कोई विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थाएं हैं जिनमें गृह विज्ञान, होम साइंस, सामाजिक कार्य, पोषण, बाल विकास ऐसे अन्य विभाग हैं, तो ये उसके रिलेटेड भी उनको भी सूचना को भी संकलित किया जाता है उनसे रिलेटेड। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये भी बच्चों के रिलेटेड वर्क करता है। थर्ड है नेशनल चाइल्ड बोर्ड NCB। ये 1974 में इसको सरकार ने क्या है 1974 में सरकार ने एक राष्ट्रीय बाल बोर्ड की स्थापना करने का निश्चित किया। देश के प्रधानमंत्री इस बोर्ड का अध्यक्ष होते हैं। बाल कल्याण कार्यक्रम सरकार व स्वयंसेवी संगठनाएं दोनों के द्वारा ही चलाए जाते हैं, मीन्स दोनों ही मिलकर करती हैं। कौन? बाल कल्याण कार्यक्रम सरकार और स्वयंसेवी संगठनाएं ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, और जो बच्चों के लिए कल्याण कार्यक्रम सरकार बनी हुई है वो दोनों रल के इसके लिए काम करते हैं। बोर्ड द्वारा ऐसी संस्थाओं के प्रयास को एकीकृत किया जाता है, बच्चों के लिए चलाई जा रही सेवाओं की दिशा और लक्ष्य प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड मीन CSWB। इसकी स्थापना कभी 1953 में स्वयं इच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने, महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु स्वयं इच्छिक संगठनों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, वित्तीय मीन्स उनको फंड्स वगैरह देने, उसके लिए ये संस्था आई थी। उसके बाद है इसके अंडर आते हैं जो बोर्ड, ये बोर्ड है जो काम कर रहा है उसके अंडर आते हैं बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम इन बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। उसमें आरंभ कब हुआ उसको उन्होंने किया 1971 में हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? 3 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को पूर्ण आहार प्रदान करना कि कई बार उनमें लैक ऑफ द न्यूट्रिशन की वजह से वो बच्चे डेवलप होने से रह ना जाएं। नेक्स्ट इनका है अवेयरनेस जनरेशन प्रोजेक्ट फॉर रूरल पुअर वुमेन के लिए, जो ग्रामीण वुमेन हैं गरीब, उनके लिए 1986 में
इस कार्यक्रम को शुरू किया था। हमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी अगर हमें ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप भी पेपर आता है तो हमें ये भी बन सकते हैं कि 1986 में कौन सा आया, या अवेयरनेस जनरल प्रोग्राम कब आया। इस तरह से हमें ये पॉलिसीज़ और उनके ईयर्स को भी याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपने पास है प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम, कंडेंस्ड कोर्स फॉर एजुकेशन ऑफ एडल्ट वुमेन। जो एडल्ट वुमेन है उनके लिए भी पाठ्यक्रम जो बनाया गया है, ये 1958 में आरंभ की गई। और इसमें क्या था, ग्रामीण क्षेत्र की जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, पॉलिसीज़ चल रही हैं, उनके रिलेटेड बात करनी। और 1975 में इसी कार्यक्रम के व्यावसायिक प्रशिक्षण को एक घटक भी जोड़ा गया। इसका उद्देश्य था स्त्रियों को रोज़गार प्राप्त करने के योग्य बनाना, मीन्स उनको इतना वोकेशनल ट्रेनिंग्स दे के ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपने काम शुरू कर सकें। उसमें क्या था, कौन सी महिलाएं इसमें ले सकती थी। मैट्रिक फेल महिलाएं अभ्यर्थियों के लिए 1 साल का संक्षिप्त पाठ्यक्रम योजित किया गया कि जो मैट्रिक नहीं है उनके लिए कुछ इन्होंने रूल्स बनाए। स्त्रियों को स्वयं रोज़गार इत्यादि योग्य बनाना, मीन्स यहाँ पे सिर्फ यही आ जाता है कि इसमें क्या किया गया, वुमेन को इंटरडिपेंडेंट बनाया गया। नेक्स्ट महिला मंडल हो गया। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों बच्चों के लिए कल्याण कार्यक्रम चलाने के लिए कोई स्वयंसेवी संगठन उपलब्ध नहीं थी, वहाँ महिला मंडल कार्यक्रम बनाए गए, जहाँ पर अलग अलग महिलाएं एक साथ होकर अपने बहुत सारे उद्देश्यों की गतिविधियों का संगठन करती थी। फिर बच्चों के लिए क्रैच हमें पता ही है कि जहाँ पे हम छोटे बच्चों को, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, वहाँ पे छोड़ के अपने वर्क पे जाती हैं ताकि उनके बच्चों को वहाँ पर प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन देखभाल उनकी हो सके। गवर्नमेंट ने भी ये चलाया हुआ रेड क्रॉस के थ्रू। तो इनका जब स्टार्टिंग हुआ 1977 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट अपने पास आता है कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, हॉस्टल की वर्किंग भी दी हुई है कि कहीं ये नहीं कि आने जाने में ही ये वुमेन्स का टाइम सारा स्पेंड हो जाए। इसलिए शहरी क्षेत्रों में कार्यकर्ता जरूरतमंद युवाओं महिलाओं को रहने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढना कठिन होता है। इसलिए यह बोर्ड कुछ स्वयंसेवी संगठनों को कार्यकर्ता महिलाओं के लिए छात्रावास लाने के अनुदान देता है। इससे उनके उचित मूल्य पर रहने की सुरक्षित जगह मिल जाती है, मीन्स उनको ज़्यादा महंगा भी ना पड़े। इस प्रकार से हमने आप क्या पूछा, संगठनों के बारे में पूछा था जो कि वेलफेयर के लिए काम करी थी, उन संगठनों के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो उसमें बनता है हमारा, विशिष्ट विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से आप क्या समझते हैं। मीन्स जो आप CWSN हमारे स्कूल्स में भी होते हैं, विकलांग बच्चे जो हैंडीकैप्ड हैं, उन बच्चों के लिए एक मीनिंग क्या है उसके बारे में बताया जाता है। तो इसका इसलिए भी क्वेश्चन हमारा कई बार आया हुआ है। आज की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित मानी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात शिक्षा शास्त्रियों ने व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत प्रतिपादित किया। हमें पता है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, कोई भी पर्सन एक जैसा नहीं होता, किसी में कुछ क्वालिटीज़ हैं, किसी में कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ में मेरिट्स हैं। तो इन्हीं बेस पे हम क्या है सिद्धांत बनाते हैं। प्रत्येक विद्यालय में मीन्स स्कूल में क्या होता है, एक के अनेक बालक होते हैं। कुछ बालक होते हैं अपनी कुछ अलग शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं होती हैं, जल्दी से अपने आप को अध्यापक का ध्यान आकर्षित करते हैं, और कुछ बालक क्या है पीछे ही रह जाते हैं। विशिष्ट लक्षण होने और इनके आधार पर उन्हें भिन्न भिन्न शब्दों या संज्ञा से पुकारा जाता है। इनमें से कुछ प्रतिभाशाली, कुछ पिछड़े हुए होते हैं, कुछ मंदबुद्धि होते हैं, कुछ शारीरिक रूप से अपंग होते हैं। ऐसे बालक मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक, सामाजिक रूप से सामान्य बालकों से अलग होते हैं। इसके बारे में आई थिंक कि हम सबको ही अच्छी तरह से पता है कि हैंडीकैप या ये CWSN या विशिष्ट विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे किन्हें कहते हैं, हमें सबको ही इसके बारे में नॉलेज है। तो कक्षा के छात्रों को समान विशेष लक्षणों द्वारा श्रेणीबद्ध किया जाता है, मीन्स उनको भी एक श्रेणी में रखा जाता है, या कई बार इनका अलग क्लास बना के उनको बाकी बच्चों के जैसे ही उनको आगे क्लास में बढ़ा दिया जाता है। उनके लिए पेपर भी अपने को पता है कि अलग से होता है। कई बार कुछ ज़्यादा ही विशिष्ट बच्चे होते हैं जिनको हम कह देते हैं ओवर इंटेलिजेंट, जिनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से विशिष्ट बच्चे हो जाते हैं जो अलग दिखें, इस आम बच्चों से अलग हों, चाहे वो ज़्यादा उनके क्वालिटी के बेस पे, चाहे उनमें डीमेरिट के बेस पे, लेकिन वो विशिष्ट हो जाते हैं, एक सेपरेट यूनिक उनमें एक क्वालिटी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन हमारा ये था। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, इसके साथ ही है क्वेश्चन पेज नंबर 42 पर। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे 2017 के पेपर में जो कर रहे हैं उसमें है,
व्यक्ति के सामान्य रूप से काम करने के लिए निर्णायक क्षेत्र कौन से हैं, कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये बच्चे हैंडीकैप या ये बच्चे यूनिक हैं या ये बच्चे विशिष्ट बच्चे हैं, उनके क्या क्या आपको क्षेत्र होते हैं, तो उसके बारे में है। पहला है हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट। हमें पता है कि कई बच्चों में दृष्टि दोष होते हैं, किसी की आइज़ वीक होती हैं, किसी की थोड़ी होती हैं, किसी की ज़्यादा होती हैं, किसी की आँख थोड़ी सी टेढ़ी है, पत्थर वाली है, कुछ ना कुछ भी विजुअल उनमें जो दृष्टि के संबंधित कोई नुक्स होगा उसको हम दृष्टि बाधित या विजुअल इम्पेयरमेंट कह देते हैं। आंशिक दृष्टिकोण क्या हुआ कि उनकी दिखने की क्षमता जो है 20 से 70 तक उत्तम आँख में होते हैं और 20 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। इसके अंतर्गत सामान्य बालक 70 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। ये हमें याद करने पड़ेंगे कितनी दूरी वाले बच्चे को क्या कहते हैं, कितनी दूरी वाला बच्चा किस में आता है। बाकी बातें तो हम कर ही दिल पता ही है, लेकिन ये चीज़ों को नोट करने वाली बात है कि 20 फीट की दूरी तक देख सकते हैं और इसके अंतर्गत सामान्य बालक 70 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। ये बालक जिनकी दृष्टि एक्यूटी 20-70 तथा 20-200 के बीच होती है, ये बालक जो गंभीर तथा बढ़ने वाले दृष्टि संबंधी रोग से पीड़ित हैं, ये बालक जो सामान्य क्षेत्र रोगों से पीड़ित हैं, ये बालक जो औसत मस्तिष्क वाले होते हैं। चिकित्साओं के अनुसार ये कम देखने वाले बालकों को दिए जाने वाले सामान से ही लाभान्वित हो जाते हैं। नेक्स्ट है गंभीर दृष्टि बाधित बच्चे। ये क्या बच्चे होते हैं जिनमें बहुत ही दृष्टि में उनमें प्रॉब्लम होती है। गंभीर दृष्टि वाले बच्चों में क्या है, इनकी दृष्टि क्षमता 2/20 होती है तथा ये श्रव्य यंत्रों का भी प्रयोग करते हैं, मीन्स सुनने वाली जो मशीन्स होती हैं। ये बालक चलने में छड़ी का प्रयोग करते हैं क्योंकि इनको दिख नहीं रहा होता। ये बालक शैक्षणिक कार्य हेतु नेत्रहीन तब समझे जाते हैं जब उनको दृष्टि एक्यूटी 20-200 होती है, जो पी ऊपर हमने देखा था कि 20-70 या 20-200 के बीच हो। इनमें कम होने की अथवा इस प्रकार की कोई अन्य असमर्थताएं होने पर भी बालकों को अंधों की श्रेणी में डाल दिया जाता है कि अगर तो आपका आंशिक मीन थोड़ा दृष्टि का दोष है तो आपको सिंपल में रखा जाता है, लेकिन अगर गंभीर दोष वाले बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा देखने में प्रॉब्लम है, उनको अंधों की कैटेगरी में डाल देते हैं। कारण क्या है इनका, विटामिन ए की कमी होना या प्रेगनेंसी के टाइम कोई बच्चे पे इफ़ेक्ट हो जाना या बच्चे का इक्यूटेम्बर के अतिरिक्त मीन्स उसका जो रेटिना है उसके कोई प्रॉब्लम हो जाना या फिर मोतियाबिंद। हमें ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम इतना तो जानते ही हैं। कुछ भी इनके प्रॉब्लम हो जाती है तो बच्चे को ये नुक्स डल जाते हैं। कारक जो दृष्टिबाधिता के कारण प्रभावित होते हैं, कारक मीन जिनसे उनको प्रॉब्लम होती है। उदाहरण पे जोखिम चेतावनी, उन्हें चलने में दृष्टि में प्रॉब्लम आएगी। इसके अतिरिक्त शारीरिक एवं मानसिक नियंत्रणों का उपयोग करने में समस्या है, जहाँ स्त्रीकरण वास्तविक क्रिया दृष्टि पर निर्भर करते हैं। उदाहरण जहाँ आँख हाथ समझने उसी प्रकार अपेक्षित हैं जैसे कंप्यूटर का माउस के साथ। तो हम देख सकते हैं कि आँखों के भरोसे ही इंसान क्या है चल सकता है, अदरवाइज़ उसके लिए है क्या है, उसके लिए कुछ भी नहीं दिखता। वो कलर्स ब्लाइंडनेस है कि उसको कोई चीज़ नहीं दिखती। नेक्स्ट अपनी है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में बाधिता। ये दो तरह से होती है, ये भी कम सुनने वाले और गंभीर रूप से श्रवण बाधित, मीन्स जिनको थोड़ा सुनता है और जिनको बिल्कुल भी नहीं सुनता, इनको हम भी डीफ एंड डम जैसे हम बच्चे बोल देते हैं उनकी कैटेगरी में रखा जाता है। और उनकी क्या कैटेगरी है, 90 डेसिबल मीन्स 5 से 10 गुना अधिक सामान्य बच्चों से आवाज़ क्या है इनको सुनती है। ये उनकी सिंपल आवाज़ को नहीं समझ सकते और इसके कारण भी कई हो सकते हैं पर्दे में कोई प्रॉब्लम होती है कान की। और इसके अतिरिक्त हमें ये दी हुई है कम बाधिता बालक की डीबी स्तर, जो हमें बताया गया है कि उनका हेयरिंग जो है कितना होना चाहिए, 36 से 51 डीबी। ये एक यूनिट है, जैसे हम सेंटीमीटर मीटर्स होते हैं, ये सुनने की अवधि के यूनिट्स हैं। 36 से 51 डीबी तक 40% बच्चों में प्रॉब्लम है। मंद बाधित बालक 55 से 59, गंभीर बाधिता जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है सुनने में 70 से 89, और जो बिल्कुल ही सुनने में असमर्थ है 90 से 100 तक। इनकी मीन 100% वो बालक क्या हैं नहीं सुन सकते। इनके कारण क्या हैं, जेनेटिक हो सकते हैं कि मीन्स बचपन से कोई हो गए, या फिर इनको बीमारी, कोई दुर्घटना, कोई हाई साउंड इनके पर्दे पे पड़ी हो तो एकदम, तो आयु के अनुसार भी जैसे बुज़ुर्ग लोगों को सुनना ज़्यादा लग जाता है सुनना, तो कुछ भी रीज़न के हो सकते हैं। तो क्या है, इनको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, इनको बात को समझने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने को आ जाता है स्पीच मूवमेंट्स।
यह अनुकूलतम विकास के लिए तीसरा प्रमुख क्षेत्र है। हम क्षेत्र पढ़ रहे हैं। पहला हो गया हमारा देखने का, दूसरा सुनने का और तीसरा है गतिशीलता। तो कुछ बच्चे जो हम बच्चों की तरह नहीं चल पाते, वह लकड़ी अथवा बैसाखी का सहारा लेते हैं, व्हील चेयर लेते हैं। तो विशिष्ट बच्चे होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी इस कठिनाई को दूर करने या काम करने के लिए किसी विशेष उपकरण का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे बच्चे भी क्या है, विशिष्ट बच्चे कहलाएंगे। फोर्थ क्षेत्र है वाणी बंद, स्पीच इम्पेयरमेंट्स। कई बच्चों में बोलने में भी दिक्कत होती है, उनको हम बोलते हैं वाणी इम्पेयरमेंट। मीन्स स्पीच इम्पेयरमेंट पर्सनस मीन्स उनमें कई तो बच्चे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल किसी बात को बोल ही नहीं सकते। कुछ होते हैं कि कुछ वर्ड्स को बोल सकते हैं, कुछ वर्ड्स को नहीं बोल सकते। तो कॉजेज़ क्या हैं इसके? जैविक कारण या अंगों के दोष के कारण, या व्यवहारिक तथा कार्य कारण, या उनमें साइकोजेनेटिक कॉज हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, सुनने की क्षमता के कारण भी हो सकता है कि उनको सुनने में दिक्कत है और सुनते कुछ हैं, बोल रहे कुछ हैं। तो समाज का असर पड़ सकता है, या उनकी क्या है, और भी कई कारण उनके हो सकते हैं। कारक जो वाचन बाध्यता के कारण प्रभावित होते हैं, मीन्स स्पीच इम्पेयरमेंट है, डिसऑर्डर है, उसके कारण क्या और अफेक्ट पड़ेगा और चीज़ों पे। बड़े बच्चों में नकारात्मक सामाजिक प्रभाव पड़ते हैं। उनको लगता है कि मैं तो डेवलप नहीं हूँ, मेरे को सारे मजाक उड़ाते हैं, तो बच्चे पे ये गलत असर पड़ सकता है। वाचन विकार वाले बच्चे अपने विकार के कारण दबंगई के लक्ष्य हो सकते हैं। दबंगई घटे हुए आत्मसम्मान में परिणत हो जाते हैं। मीन्स उनको सेल्फ रिस्पेक्ट, उनको लगता है कि हमारी गिर रही है, तो वो गलत साइड पे भी उसको ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया अपना सामाजिक भावनात्मक संबंध, सोशल इमोशनल रिलेशनशिप। इस पहलू को तात्पर्य है कि हम अपने दैनिक जीवन में दूसरों के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं, किस प्रकार भावात्मक संबंध बनाते हैं। जैसे हम रोज़ की लाइफ में एक दूसरे को बुलाते हैं तो किस तरह हम पे इफेक्ट पड़ता है। एक बच्चा है, समाज में अगर उसको सही वातावरण मिल रहा है, सही आसपास का माहौल है, लड़ाई झगड़ा नहीं, तो बच्चा उस तरह से डेवलप होगा। और लेकिन अगर बच्चे को सारा दिन इस माहौल में रहना पड़ रहा है कि बच्चे को लड़ाई झगड़ा, तो बच्चे का उस तरह से डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी। हमने किया हुआ IQ लेवल, हमने पहले ही पढ़ते थे। IQ लेवल क्या होता है कि बच्चे की उम्र जितनी है उससे ज़्यादा बच्चा करने की क्षमता रखता है, वो क्या होता है IQ लेवल। कईयों का ज़्यादा होता है और कईयों का कम होता है। कई अपनी उम्र से भी कम चीज़ों को सोच पा रहे होते हैं, कई अपनी उम्र से ज़्यादा सोच पाते हैं। तो हम इसको IQ लेवल कहते हैं। इंटेलिजेंट हमारी क्वेरी कि कैसा बच्चा है, अगर ज़्यादा IQ लेवल तो इंटेलिजेंट है, और अगर कम है तो हम उसको कह देते हैं कि नॉट इंटेलिजेंट। तो इसका भी कई रीज़न होते हैं, आसपास का माहौल हो सकता है, डेवलपमेंट में कमी हो सकती है। तो नेक्स्ट अपना आ जाता है गंभीर मंदता, जो आपको मैंने IQ लेवल बताया है कि 0 से 19 बिल्कुल हम कहते हैं ये तो बच्चा बॉला है बस, और कम 20 से 49 दुर्बल बुद्धि, जिनमें थोड़ी सी कम बुद्धि है, 50 से 69, और मध्य या पिछड़ा हुआ बच्चा हम 70 से 85 कह सकते हैं। और अगर इनसे ऊपर से तो हम कह सकते हैं कि बच्चा ठीक है। और इनके कारण क्या है? स्कर्मन है, उन्मादन, सदमा, कोई लग जाना, या किसी बच्चे को कोई चोट पहुंचानी, या किसी तरह का भी उस पर असर हुआ हो सकता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज चिल्ड्रन की, जो बच्चे पैसे से संबंधित, घर में अगर आर्थिक तंगी है तो वो बच्चों पे इफ़ेक्ट कर सकती है। बच्चे को फैसिलिटी नहीं मिल रही तो बच्चा परेशान हो सकता है, उसको और बच्चों की तरह ही करना होता है, लेकिन उसको वो चीज़ नहीं कर पा रहा होता। बच्चों को देखता है कि मेरे को भी ये चीज़ चाहिए, पर आर्थिक मंदी के कारण नहीं कर रहा, तो मे भी कुछ बच्चे समझ जाते हैं और कुछ इसके ऑपोजिट गलत साइड में चले जाते हैं। तो ये हमारे कुछ क्षेत्र थे जिन पे हमें था कि कैसे पहचान सकते हैं कि बच्चा विशेष बच्चों में आता है। तो इस प्रकार हमने आज 2017 का जो पेपर है उसके पहले 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। हमें ये क्वेश्चन 20-20 नंबर के होंगे और 7 क्वेश्चन में डिवाइड होंगे, और किन्हीं 5 के प्रश्न देने हैं। एक क्वेश्चन एक ही हो सकता है और एक क्वेश्चन को 3 हिस्सों में भी बांटा जा सकता है, तो तीनों करने हमारे लिए कंपलसरी होंगे। तो इस तरह हमने आज 2 क्वेश्चन को कर लिया डिटेल में, क्योंकि पहला एक क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन में 3 में डिस्ट्रीब्यूट है। इसका तीसरा भी आपके जो अभी आपने किया इसके साथ से ही मिलता जुलता है, तो आप उसको कर सकते हो। तो नेक्स्ट थर्ड आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।